हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंटेग्रल्स के अंदर एक्सरसाइज 7.5 की एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पता है 7.5 जो एक्सरसाइज है वो मेनली इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है और मैंने इसका जो बेसिक पार्ट है मतलब जो इसकी इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। अब इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके बिना ये आपको समझ में नहीं आएगा। देखो एक्चुअल में इसमें कोई भी न्यू फॉर्मूला नहीं है, इंटीग्रेशन का कोई भी न्यू फॉर्मूला अभी हमने नहीं किया, ना ही इसमें हमें करना है। हमें जस्ट इसमें ये टर्म नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन की, इंटीग्रेशन को हमें पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कैसे करना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली एक मैथ का ही प्रोसेस है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि मैं वैसे आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। मान लो आपके पास डिनोमिनेटर में ऐसे कोई दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, अगर आप इनको किसी तरह से प्लस या माइनस में चेंज कर पाओ या सेपरेट कर पाओ, मतलब इनको मैंने जो मल्टीप्लाई में फंक्शंस थे नीचे डिनोमिनेटर में, इनको मैंने सेपरेट कर दिया प्लस और माइनस में। इस सारे प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन का मतलब कि कोई टॉपिक नहीं है, ये पार्शियल फ्रैक्शन एक मैथ्स में अलग से टॉपिक है। तो इंटीग्रेशन हमें विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन करनी है और पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी रूल्स थे वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से समझाए थे। ये बेसिकली 3 रूल्स हैं, ठीक है। अब इनको मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ और यहाँ पर मैं आपको विद दी हेल्प मतलब जब क्वेश्चंस या एग्जांपल्स करेंगे तो साथ साथ मैं बताता भी जाऊँगा। और ये सभी कौन से फॉर्मूलाज हैं? प्रॉपर रैशनल फंक्शन के लिए। मैंने आपको रैशनल फंक्शन के बारे में भी बताया था। रैशनल फंक्शन कुछ भी नहीं होता, जस्ट पॉलिनोमियल होती है। रैशनल फंक्शन के बारे में मैंने आपको उसमें बताया था, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है कि ऊपर डिग्री छोटी या नीचे बड़ी, ऊपर डिग्री छोटी नीचे बड़ी, ऊपर डिग्री छोटी नीचे बड़ी। और जब भी इससे उल्टा होता है कि ऊपर और नीचे डिग्री सेम है या ऊपर बड़ी या नीचे छोटी है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्वेश्चंस में ही एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसको हम क्वेश्चन से ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले आज की फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। बट मेरी सजेशन फिर भी यही है कि आप प्लीज़ पार्शियल फ्रैक्शन वाली बेसिक्स वाली वीडियो है जो वो देख के आओ। और उसमें मैंने आपको एक बात बताना भूल गया आपको, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन 1 मतलब एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था। अब उसमें मैंने आपको क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको मैंने आपको 2 मेथड से सॉल्व करवाया था। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में बताने की कोशिश करूंगा। अब देखो, ये हमारी इस एक्सरसाइज की फर्स्ट एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। dx अपॉन x + 1 x + 2। अब इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से करना है। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इसलिए मैंने आपको उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको दोनों ही डिफरेंट मेथड से सॉल्व करवाया था, क्योंकि इस क्वेश्चन पे यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन से करना है। तो आपके माइंड में भी आपका माइंडसेट बन चुका है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और इसको हम फर्स्ट कैटेगरी से सॉल्व कर देंगे। बट एग्जाम्स में ऐसा नहीं लिखा आएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे ये सोच रहे हों कि सर अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, x को x से किया x², x को 2 से किया 2x, 1 को x से किया 1x, 1 को 2 से किया 2, तो ये कितना बन जाएगा? x² + 3x + 2। अब ध्यान से इस टाइप को देखो, ये वही टाइप है जो हमने एक्सरसाइज 7.4 में की है। सम कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक या अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, क्वाड्रेटिक है, स्पेशल टाइप विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर हम कैसे करेंगे, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें पार्शियल फ्रैक्शन से करना है या विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर करना है? देखो, इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप इस मेथड से कंफर्टेबल हो तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे पार्शियल फ्रैक्शन सीखनी है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना है, तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक बात मतलब ये बात नहीं बोलूँगा कि आप चाहे इसको इससे कर लो या इससे कर लो या आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन को छोड़ ही दो। अगर ऐसा होता या पॉसिबल होता तो मैं आपको बोल देता कि आप पार्शियल फ्रैक्शन को छोड़ दो। अगर आपको ये क्लियर है तो आप मतलब पार्शियल फ्रैक्शन को छोड़ दो। बट ऐसा नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन के भी अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, जब हम आगे जाके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता लगेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्या बेनिफिट है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, अब मैंने आपको बता ही दिया कि इस क्वेश्चन को हम जो 7.4 में हमने किया था विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, और लास्ट बेसिक्स वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन 1 को विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन भी करवाया और विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर भी इसीलिए करवाया।
तो अब मैं दोबारा तो नहीं कराऊंगा, अब आपकी मर्जी है, अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, बट क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन को अभी हमने सीखना है, हम नए हैं, तो इसलिए मैं इसको विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ही करवाऊंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपने पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में क्या देखना है, यहाँ पर देखो कुछ फैक्टर्स लिखे गए हैं, ऊपर डिग्री नहीं है, मतलब देखो अगर ऊपर डिग्री कुछ भी ना हो या कम हो, यहाँ पर डिग्री देखो कितनी है, x और x कितने हैं, मल्टीप्लाई में 2, नीचे डिग्री कितनी है 2, ऊपर कुछ भी नहीं है, या ऊपर अगर सिंगल पावर भी होती जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सिंगल डिग्री है, यहाँ पर 2 है, तो ऊपर छोटी है ना, मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये तीनों पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल्स हैं। तो इसको ना आप नंबर 1 दे दो। अब उसके बाद आप क्या करो, लेट, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1/x + 1 x + 2 को आप कैसे लिखोगे, a/x + 1 + b/x + 2। अगर यहाँ पर 3 फैक्टर्स होते, x + 3 भी होता तो मैं लिखता c/x + 3, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको आप नंबर 2 दे दो। ये पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये एज़ कम्पेयर टू लास्ट मेथड थोड़ा सा इजी है, बट इसके भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो आपको जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको बता दूंगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करते हैं, 1/x + 1 x + 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 2a x + 1b, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x + 1 x + 2। अब होगा क्या, हमेशा ये वाला जो डिनोमिनेटर है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 = a × x + 2 b × x + 1। अब देखो हमारा जो मेन टारगेट है, वो a और b की वैल्यूज़ को ढूंढना है। अब a और b की वैल्यूज़ को ढूंढने के लिए बहुत डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, बट मैं आपको हमेशा एक सिंगल मेथड ही देने की कोशिश करता हूं कि आप उसी से करना। आपने क्या करना, आप अपने मन में एक बात बिठा लो, एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो। अब इसको 0 करने के लिए मैं क्या करूँगा, पुट x = -2, तो -2 पुट कर दो, तो 1 = जहाँ पर भी x है -2 + 2 -2 + 1, यहाँ पर कितना आएगा 0, 0 × a 0, यहाँ पर -1, विच एम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, तो हमने b की वैल्यू निकाल ली। अब सेम वे से पुट अगेन, अब इसको 0 करना है, x को कितना पुट कर लो, -1, x को कितना पुट करेंगे, -1, तो विच एम्प्लाइज 1 = x की जगह पर -1 + 2, x की जगह पर -1 + 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ पर 0, तो विच एम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमने a और b दोनों की वैल्यूज़ निकाल ली, हमारा काम ख़त्म, हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म। पुट बोथ वैल्यूज़ ऑफ a एंड b into, पहले हम 2 में फिल करेंगे, तो विच एम्प्लाइज 1/x + 1 x + 2 का आंसर कितना आया, a की जगह पर 1, b की जगह पर -1। अब देखो ये मैंने ऐसे ही हवा में हमने तीर नहीं मारा कि इसको ऐसे लिख लिया और हमारा आंसर आ गया। आप इसको सॉल्व करके देखना चाहते हो, सॉल्व कर देख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, x + 2 को 1 से किया x + 2, x + 1 को -1 से किया -x - 1, ठीक है, x + 1 x + 2, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो x - x कैंसिल, 2 - 1 1, तो कितना आ गया, x + 1 x + 2, बिल्कुल सेम आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत अच्छा मतलब कि मेथड है, कोई भी जो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई में, उनको प्लस और माइनस में लिखने के लिए। अब हमें क्या करना है, पुट इन 1 अगेन। 1 में पुट करने का क्या मतलब है कि इस चीज़ को हमने यहाँ पर पुट किया, मतलब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। किसको करना है, x + 1 dx माइनस, यहाँ माइनस है ना, 1/x + 2 dx। अब हमारी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। अब इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए, हमारा आंसर ऑलमोस्ट आ चुका है। अब यहाँ पर मुझे आपको छोटी सी बात बतानी है। आपको ये याद होगा टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन जो मैंने आपको समझाई थी। अगर फंक्शन नीचे हो, उसका डेरिवेटिव हो, तो हम लिख सकते हैं लॉग मॉड फंक्शन लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, ये मतलब कि हमारी टेक्निक है और इसकी हेल्प से हमने काफ़ी फॉर्मूलाज भी डिराइव किए हैं। आपको याद होगा 1/x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। वो क्यों आती है, क्योंकि x का डेरिवेटिव कितना है 1, तभी हम ऐसा लिखते हैं। अब सेम वे से अब हमें पता है कि x प्लस 1 की इंटीग्रेशन, x प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना होगा। आपने हमेशा डेरिवेटिव करके देखना है रफ में। इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1, ऊपर पड़ा है। x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना होगा 1, वो भी ऊपर पड़ा है। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस सी। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि हमने ये वाली टेक्निक यूज़ की है एक्चुअल में, ये वाली, क्योंकि ना इसमें गलती हो सकती है। मैं आपको अभी बताता हूँ। इसको हम ऐसे लिखेंगे, मतलब ये वाली चीज़ मैंने यूज़ की है। ये आपको एग्ज़ाम में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। क्योंकि ना कई बार क्या होता है, बच्चे गलती क्या करते हैं। मान लो अगर कुछ ऐसा आए, अब बच्चे इसका आंसर भी लिखते हैं लॉग मॉड 1 माइनस एक्स प्लस सी, बट ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना 1, इसका कितना होगा -1, मतलब ऊपर -1 चाहिए। तो इसका आंसर कैसे आएगा, माइनस ऑफ लॉग मॉड 1 माइनस एक्स। तो इसलिए छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसको सॉल्व किया है। हमें पता है हमें एक लॉग की प्रॉपर्टी आती है, कौन से वाली है, उसको मैं ग्रीन में लिख देता हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी। इसको मैं उल्टा लिखा मैंने, तो मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बाई बी। तो ये वाली प्रॉपर्टी को इसको मान लो ए है, ये मान लो बी है। तो कितना आंसर आएगा, विच एम्प्लाइज लॉग मॉड एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन का जो प्रोसीजर है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। लास्ट वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर दोबारा से भी बता रहा हूँ। आप इसको सेकंड मेथड मतलब पा विद दी हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो सकता है कि आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, बट वो घबराने की बात नहीं है। मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि अगर हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को 2 डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि उनके आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए। हमारा मेथड सही होना चाहिए, हमारी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। आपका कोई भी आंसर गलत नहीं कर सकता अगर आपने सही वे से इंटीग्रेट किया है क्वेश्चन को। ठीक है, अब सेम वे से सेकंड एग्जांपल को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, इससे आपको बहुत सारी बातें क्लियर भी होंगी। इसको आपने बहुत ध्यान से करना है। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में भी नहीं बताई थी। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन या एग्जांपल्स आएंगे तब आपको क्लियर करूँगा। अगर आप ध्यान से देखो, डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2, मतलब ऊपर और नीचे डिग्री सेम है। और जब भी ऐसा होता है ऊपर और नीचे डिग्री सेम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है। क्योंकि प्रॉपर रैशनल फंक्शन में क्या होता है आपको पता है, ऐसा कुछ, ऊपर डिग्री छोटी है, ऊपर डिग्री छोटी है, ऊपर डिग्री छोटी है। ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो वैसे अगर मैं बताऊं आपको, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन अगर कभी भी आता है तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। बट जो मैंने आपको मैपिंग में बताया हुआ है, मैं आपको दोनों वे से बता दूंगा। अगर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, आपको पता है ना ये अलजेब्रिक फंक्शन है, अगर ये बराबर की इक्वल है डिग्री, देन वी ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि सर आप क्या बातें कर रहे हो, एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं लिखा गया। एनसीईआरटी वालों ने तो डायरेक्टली आंसर लिख दिया इसका। उन्होंने लिखा इसको 1 + 5x - 5 डिवाइड बाई x² - 5x + 6। अब मैंने आपको बता दिया, आपने देख लिया कि आपको पता है कि वो आंसर कैसे आया। अब उसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि डिग्री सेम है तो हम क्या करेंगे, ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को कॉपी कैसे करेंगे, देखो x² + 1। अब डिनोमिनेटर में x² है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, x² - 5x + 6।
तो हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में कौन कौन सी कमी है, जैसे 5x माइनस 5x, ठीक है। और क्या नहीं है यहाँ पर, मैं वो भी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर 6 है प्लस 6 माइनस 6। तो देख लो मैंने डिनोमिनेटर को एग्जैक्टली कॉपी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक्स स्क्वायर और माइनस 5x और प्लस 6, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट डिनोमिनेटर को देख के इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस 5x प्लस 6, इनको इकट्ठा कर लिया। बाकी क्या रह गया, 5x प्लस 1 माइनस 6 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, ठीक है। अब इसको सेपरेट आउट करना जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx, 5x 1 माइनस 6 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अब आपके सामने है, ये जो टर्म है हमने कॉपी किया था ना, ये कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 1 dx प्लस, इसको लिख लो 5x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन हमें आती है x। अब ये हमारा एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन चुका है, नीचे डिग्री 2 है, ऊपर कितनी है 1। अब इसको आप जिस मेथड से सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जब भी कोई प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं होता, जब भी कोई प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं होता तो उसको हम प्रॉपर रैशनल फंक्शन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीज़न। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप डिवाइड कर सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 मैं पहले लिख रहा हूँ कि कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट माइनस 5x, सब्ट्रैक्ट कर दो, कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस 5 प्लस 5x, मतलब 5x माइनस 5। इसको हम लिखते कैसे, मैंने आपको बहुत बार बताया, ऐसे उल्टा v 1 प्लस 5x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैंने यही लिखा है 1 प्लस 5x माइनस 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आपको जो अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब फिर से मुझे आपको एक बात बतानी है, चलो ऐसा करो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 की इंटीग्रेशन x होगी, इसको दोबारा से लिख लो, इसको ऐसे ही लिख के रख लो, ठीक है। अब देखो ऐसा करो, इसको ना आप एक बार नंबर 1 दे दो, ठीक है, इसको एक बार नंबर 1 दे दो, इसको हम अलग से ही सॉल्व करेंगे, बाद में वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल कर देंगे। अब इसको मैं आपको नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो इसको हमें अलग से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, आपने बहुत ध्यान से समझनी है। अब वो बात ये मान के चलो कि ये मान के चलना आप कि वो पार्शियल फ्रैक्शन का एक बेनिफिट है। कैसे, अब देखो मान लो एग्ज़ाम में आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो अगर आपने 7.4 अच्छे से किया है तो आपको याद होगा हम क्या करते हैं, ऊपर डिग्री छोटी है नीचे बड़ी है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। हम इसका डेरिवेटिव बनाएंगे, ऊपर इसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। जब हम डेरिवेटिव बनाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म्स बन जाएंगी, ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे ये फंक्शन है, प्लस यहाँ पर कांस्टेंट होगा और नीचे ये फंक्शन होगा। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो लॉग मॉड फंक्शन। अब इसमें फिर हम वो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे, जो हमने 7.4 में किया था। तो काफ़ी लेंथी प्रोसीजर है, आपको पता ही है, ठीक है। अब अगर देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इसके फैक्टर्स बन जाएं, अगर इसके नीचे प्रॉपर फैक्टर्स बन जाएं तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके हम फैक्टर्स बना के देखते हैं। अगर इसके मैं फैक्टर्स बना के देखूं तो इसके फैक्टर्स बनेंगे -2x माइनस 3x, तो x माइनस 2 x माइनस 2
-3। तो मतलब इसके नीचे फैक्टर्स बन गए, और अगर फैक्टर्स बन गए तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की सबसे फर्स्ट टाइप है। और आपको पता है हमने अभी अभी फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व की है, पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। यही बेनिफिट है इसका ओवर ये वाला मेथड जो हम विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन इसलिए अच्छी है क्योंकि जिन क्वेश्चन पर ये अप्लाई हो सकती है वो क्वेश्चन बहुत शॉर्ट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ही करेंगे। ठीक है जी, अब मैंने आपको दोनों ही एस्पेक्ट्स बता दिए। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं करनी, हमें लॉन्ग मेथड से ही करना है, आप उससे भी कर सकते हो, वो भी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो ऐसा करो, इसको ना आप नंबर 2 मान लो। ठीक है, तो लेट जस्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं क्योंकि हमने रफ में करके देख लिया। तो कितना आएगा, x -2 -3। तो यानी कि इसके फैक्टर्स बन गए x -2 x -3, विच एम्प्लाइज 5x - 5 x -2 x -3 dx। ठीक है, चलो वैसे मैंने गलती से नंबर दे दिया, चलो इसको नंबर 3 दे दो। ठीक है, इसको नंबर देने की जरूरत नहीं थी, इसको नंबर 3 दे दिया। अब आपको पता नीचे डिग्री 2 है, ऊपर 1 है, और इसके फैक्टर्स बने हुए हैं, मतलब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप है। अब इसको हम कैसे करेंगे, लेट 5x - 5 x -2 x -3 इज इक्वल टू a/x -2 प्लस b/x -3। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5x - 5 x -2 x -3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, x -3 x -2 होल डिवाइड बाय x -2 x -3। अब आपको पता है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास कितना बच गया, 5x - 5 a इंटू x -3 b इंटू x -2। अब आपको पता ही है, इसको नंबर 4 दे दो। अब आपको पता ही है हमें क्या फाइंड करना है, a और b की वैल्यू। एक बार a को 0 करेंगे, एक बार b को, तो पुट x इज इक्वल टू 3। x को आप 3 फिल कर लो, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 3 फिल करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। 3 - 3 3 - 2 15 - 5 0 1 10 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू हमारी 10 आ गई। अब उसके बाद फिर से पुट x इज इक्वल टू कितना आएगा, यस 2, ताकि हमारा b वाली टर्म 0 बन सके। तो 5 इंटू 2 -5 2 -3 2 -2 5 2s are 10 -5 -1 0। तो 5 -1, a की वैल्यू कितनी आ गई, -5। पुट बोथ वैल्यूज in 4, which implies 5x - 5 x -2 x -3 is equal to, ये 5 है, a -5 अपॉन x -2, b कितना है 10 अपॉन x -3। अब हमें क्या करना है, पुट इन 3। अब 3 में पुट करने का क्या मतलब है कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है, जस्ट इस पोर्शन को, क्योंकि इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया। अब 3 में पुट करने का क्या मतलब है कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो कांस्टेंट को बाहर लिख लो, dx अपॉन x -2, कांस्टेंट को बाहर लिख लो, dx अपॉन x -3। अब आपको जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बात समझाई थी, x -2 का डेरिवेटिव कितना होगा 1, x -3 का डेरिवेटिव कितना होगा 1, मतलब डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा इसको फिर, -5 log mod x -2 10
log mod x माइनस 3 प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर मेंशन करना है तो आप मेंशन कर लो कि मैंने ये वाला की टेक्निक यूज़ की है। फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ log mod fx प्लस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमारी वैल्यू आ गई, तो विच एम्प्लाइज, देखो अब देखो ये मैंने आपके लिए लिखा है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, अब इसको हमें 1 में फिल करना है। 1 क्या था हमारा, ये वाला। ठीक है, 1 हमारा क्या था, ये वाला। तो x प्लस, अब यहाँ पर कितना है, -5 log mod x माइनस 2 mod प्लस log 10, मतलब 10 log mod x माइनस 3 प्लस c। तो विच एम्प्लाइज, हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, x माइनस 5 log mod x माइनस 2 प्लस 10 log mod x माइनस 3 प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी के साथ मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब इसमें काफ़ी कुछ समझने को था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग से इसकी बात कर लेते हैं। अब आपको पता कि आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट था। अब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं था तो मैंने डिनोमिनेटर के जैसे कॉपी करने की कोशिश की जो मुझे मेरी मैपिंग ने बताया था। अब आपको पता है इसको आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हो, तो मेरे पास कुछ ऐसा आ गया। अब इसके बाद 1 की इंटीग्रेशन मुझे पता है x है, अब मुझे इसको सॉल्व करना था। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि इसको आप विद दी हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर भी कर सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पर इसके फैक्टर्स बन रहे थे तो मैंने इसके फैक्टर्स बनाए और इसको विद दी हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व किया, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो एज़ कंपेरेटिव टू परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी सी ईजी है। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन मैं लगा सकता था, मैंने लगा दी। अब इसको मैंने, ये फर्स्ट टाइप थी तो मैंने फर्स्ट टाइप से इसको सॉल्व किया, वैल्यूज़ को a और b को फाइंड किया और यहाँ पर फिल किया और इस इंटीग्रल की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब इसकी वैल्यू को मैंने 1 में फिल किया तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट एग्जांपल, 3x माइनस 2 होल डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 3 dx। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर में फैक्टर्स मिले, मतलब जैसे ये फैक्टर्स है ना, इनको मैं फैक्टर्स बोलता हूँ, जब भी आपको फैक्टर्स मिले तो सबसे पहले आप ये देख लिया करो कि क्या ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन रहा है, और अगर वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन रहा है तो मतलब उसको हम विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 1, यहाँ पर 2 है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 है और यहाँ पर 1, 2 और 1 मल्टीप्लाई में मतलब 3, नीचे 3 डिग्री है ऊपर 1 है, मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। मतलब इसको हम मतलब पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सी कैटेगरी में है। अब देखो यहाँ पर x माइनस ए का होल स्क्वायर x माइनस बी, जब भी ऐसा होल का स्क्वायर आए या क्यूब आए तो उसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने माइंड में रखोगे। तो इसको आप नंबर 1 दे दो, लेट 3x माइनस 2 होल डिवाइड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3। अब यहाँ पर आपको, चलो पहले इसको नंबर दे दो 2। अब यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूँ। अगर मान लो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आए 3x माइनस 2 होल डिवाइड बाई x प्लस 1 का क्यूब, तो अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना चाहो तो इसको ऐसे करोगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का क्यूब। मतलब मेरा कहने का मतलब जस्ट ये है कि अगर 3 पावर आए तो उसको आप ऐसे ब्रेक करोगे। 2 है तो कैसे ब्रेक किया, सिंगल पावर डबल पावर, फिर जो लास्ट में जो बाकी रह गया। ठीक है, अब देखो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है 3x माइनस 2। अब देखो आपको पता है कि हमें एलसीएम ही लेना है। अब कुछ बच्चे ना यहाँ पर एलसीएम में गलती कर देते हैं, तो अगर आपने एलसीएम वाली गलती से बचना है तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि अगर मैं इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, अगर देखो मैं इस पूरी टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे कुछ आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 होल डिवाइड बाई x प्लस 1। तो a के साथ कितना आएगा, x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b के साथ कितना आएगा, देखो
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री, इसी से मल्टीप्लाई करूँगा ना मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो बी के साथ कितना आएगा एक्स प्लस थ्री। सेम वे से सी के साथ, सी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस थ्री होल डिवाइड बाई एक्स प्लस थ्री, क्योंकि सी के नीचे एक्स प्लस थ्री है, तो सी के साथ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बताया, कुछ बच्चे यहाँ पर एलसीएम लेने में गलती कर देते हैं, तो आपसे वो गलती ना हो इसलिए मैंने आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस वन कट हो गया तो ये रह गया, इसको मल्टीप्लाई किया इससे तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो एक्स प्लस थ्री रह गया, इसको मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस थ्री कैंसिल तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रह गया। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम ए बी सी की वैल्यूज़ को ढूंढ लें। अब आपको पता है उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए को जीरो करने की कोशिश करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1, आपको पता है मैंने आपको इसी तरह करवाया, ठीक है। x को हम -1 फिल कर लेते हैं जहाँ पर भी है, -1 -2 -1 +1 -1 +3 -1 +3 -1 +1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा -3 -2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर -5 0 इंटू समथिंग 0 2b + 0 विच एम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ गई -5/2। तो b की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सेम वे से हम किसी और कांस्टेंट की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। अब मैंने मतलब इसको ज़ीरो किया था, मतलब a को, अब ऐसा करते हैं इसको ज़ीरो कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो कितना आएगा 3 इंटू -3 -2 a इंटू -3 +1 -3 +3 -3 +3 -3 +1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना आएगा -9 -2 -9 -2 -3 +1 -2 -3 +3 0 -3 +3 0, ये -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आएगा -11 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4, तो विच एम्प्लाइज सी की वैल्यू कितनी आ गई -11/4। अब देखो अगर आपने यहाँ पर बात नोट की हो, मैंने -1 फिल किया a 0 बन गया, -3 फिल किया तो भी a 0 बन गया, मतलब दोनों ही केसेस में हमारा a 0 बन गया, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या करना है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप यही स्टेप फॉलो करोगे। अब आप क्या करो, पुट x इज इक्वल टू 0, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहले जो भी कांस्टेंट 0 बन रहे हैं उसको 0 बनाओ, जैसे भी 2 बन गए, आपका हमेशा ये वाला जो पॉइंट है ना जहाँ पर मतलब डबल वैल्यूज़ होंगी तो वो हमेशा 0 बनेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0, तो जहाँ पर भी x है यहाँ पर 0 -2 0 +1 0 +3 0 +3 0 +1 का होल स्क्वायर, तो 0 3 इंटू 0 0 -2 बच गया, यहाँ पर 1 और 3, यहाँ पर भी 3 1 का स्क्वायर 1 -2 इज इक्वल टू 3a। अब b की वैल्यू मुझे पता है कितनी है -5/2, c की वैल्यू मुझे पता है -11/4, ठीक है, विच एम्प्लाइज -2 इज इक्वल टू 3a -15/2 -11/4। अब इसको ऐसा करते हैं, इस सारी टर्म को आप उठा के इधर ले जाओ, तो विच एम्प्लाइज 15/2 + 11/4 -2 इज इक्वल टू 3। अब इसको मैं आपको रफ में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब देखो 15/2 + 11/4 -2, आपको पता है इसका एलसीएम 4 आएगा, 2 2 ज़ा 4 15 2 ज़ा 30, यहाँ पर 11 1 4 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो कितना बन गया 11 - 8 3, तो
कितना आएगा 33/4। तो यानी कि यहाँ पर हमारा कितना सॉल्व करके आ गया 33/4 इज इक्वल टू 3a। तो अब इसको हम यहाँ से कट कर सकते हैं, कितना आएगा 11। तो देख लो हमने तीनों ही कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 11/4। a की 11/4 है, b -5/2 और c की -11/4। अब सभी वैल्यूज़ को हमें 2 में फिल करना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हमने a, b और c की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब हमें इसको 2 में फिल करना है। अब 2 हमारा क्या था 3x - 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर x + 3। अब a की वैल्यू कितनी थी 11/4, यहाँ पर कितना था x + 1। b की वैल्यू कितनी थी -5/2 x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी थी -11/4 x + 3। अब हम क्या करेंगे पुट इन 1। अब 1 में फिल करने का क्या मतलब है कि हमें इंटीग्रेट करना है। 11/4 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, dx अपॉन x + 1 -5/2 कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लो। तो मुझे इंटीग्रेट करना है x + 1 का होल स्क्वायर -11/4 बाहर निकाल लो, मुझे इंटीग्रेट करना है x + 3 को। ठीक है, अब देखो इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार समझाया कि ये सिंगल पावर में है, मतलब लीनियर फंक्शन x। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, x + 1 का डेरिवेटिव कितना है आप मेरे को बताओ 1। सेम वे से x + 3 का डेरिवेटिव कितना है 1, वो ऊपर पड़ा है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ log mod x + 1। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे -5/2। अब ये लीनियर फंक्शन तो नहीं है, इसकी होल की पावर है, तो इसको आप ऐसे लिख लो x + 1 की पावर -2 dx -11/4। अब इसको भी ऐसे लिख लो log mod x + 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं जो भी फॉर्मूलाज यूज़ किए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आपको पता है हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है f' अपॉन fx। फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा हो तो मैं लिख सकता हूँ log mod fx + c। और आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा होगा ax + b की पावर n। इसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है ax + b की पावर n + 1 डेरिवेटिव ऑफ ax + b वो कितना है a + c। तो ये तो मैंने यूज़ कर लिया। अब इस पर मैं ये वाला यूज़ करूँगा क्योंकि इसके होल की पावर के अंदर लीनियर फंक्शन है। तो विच इम्प्लाइज 11/4 log mod x + 1। इसको इकट्ठा लिख लो -11/4 log mod x + 3 -5/2 x + 1 की पावर -2 + 1 -2 + 1। अब x + 1 का डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस c। ठीक है, अब जस्ट NCERT के आंसर से मैच करने के लिए इसमें से आप 11/4 कॉमन ले लो। तो अंदर कितना आएगा log mod x + 1 माइनस log mod x + 3। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं -5/2 x + 1 की पावर -2 + 1 -1 प्लस c। अब यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी log की, log a माइनस log b को मैं लिख सकता हूँ log a/b। ठीक है, तो वो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं 11/4 log mod x + 1 x + 3। ये a है ये b है, माइनस माइनस प्लस 5/2। अब इसको आप ऐसे लिख लो, ये -1 है ना, नीचे जाके क्या बन जाएगा प्लस पावर में बन जाएगा, मगर ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में साइन चेंज प्लस c। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT के साथ मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया। मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब भी आपको फैक्टर्स दिखें डिनोमिनेटर में और वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो तो उस पर हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की कोशिश किया करो। अब मैंने पार्शियल फ्रैक्शन की देखा, ये सेकेंड टाइप थी, इसमें होल का स्क्वायर था, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, मतलब कि सॉल्व किया, ABC की वैल्यू को फिल किया, इंटीग्रेट किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया।